कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम हादी है। हादी की एक छोटी सी कार वॉशिंग शॉप होती है जहां वो रोज की तरह काम कर रहा होता है। इसी दौरान उसकी बेटी सारस उससे कहती है कि बाकी का काम वो और उसका भाई युधी संभाल लेंगे और हादी अब घर जाकर रेस्ट करे। वजह ये होती है कि हादी की उम्र हो चुकी है, वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है और इतना काम करना अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। थोड़ा सोचने के बाद हादी उनकी बात मान लेता है और शॉप से निकलकर घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक अजीब चीज होती है। हम देखते हैं कि हादी अपनी नेक को स्ट्रेंज वे में क्रैक करता है, जैसे उससे कोई अनयूजुअल पेन हो रही हो। ये मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती, बल्कि एक वार्निंग जैसी फील देती है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। यही से मूवी का डार्क और अनसेटलिंग टोन सेट हो जाता है और ऑडियंस को पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि जो आने वाला है वो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। हादी अपनी गर्दन को बार बार घुमाता रहता है, जैसे उसकी नेक के अंदर कोई स्ट्रेंज पेन चल रहा हो। उसका रिएक्शन देखकर क्लियरली लगता है कि वो अनकंफर्टेबल और थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। इसी वजह से हम हादी को थोड़ा रेस्टलेस भी देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहां सारस प्रेयर कर रही होती है। यहीं पर ऑडियंस को ये बात क्लियर होती है कि सारस की माँ इस दुनिया में नहीं रही और उनकी डेथ काफी पहले हो चुकी है। प्रेयर के बाद सारस अपने डैड के लिए कॉफी बनाती है, लेकिन उससे तुरंत फील होता है कि आज उसके डैड की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हादी बार बार अपनी नेक को हिला रहा होता है और हर मूवमेंट के साथ एक वियर्ड क्रैकलिंग साउंड आ रही होती है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। सारस घबरा जाती है और अपने डैड से कहती है कि उन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन हादी इस बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि हॉस्पिटल पर पैसा खर्च करने से बेहतर है कि ये पैसे कार वॉश शॉप पर इन्वेस्ट कर दिए जाएं। लेकिन सारस के लिए पैसा नहीं बल्कि उसके डैड की हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसी बात पर हादी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और सारस से पूछता है कि कहीं वो अपने बच्चों पर बर्डन तो नहीं बन गया। सारस तुरंत जवाब देती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि माँ के जाने के बाद उनके डैड ने ही उनके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया है। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि हादी की वाइफ के डेथ के बाद से उनकी लाइफ डाउनहिल जा रही थी। उनके कई बिजनेसेस एक के बाद एक फेल हो गए, जैसे रेस्टोरेंट, हार्डवेयर शॉप और भी काम। सिर्फ कार वॉशिंग बिजनेस ही था जो किसी तरह चल रहा था और हादी चाहता था कि ये बिजनेस वो अपने दोनों बच्चों को देकर जाए। इसी दौरान युडे भी वहाँ आ जाता है और अपने डैड की बात सुन लेता है। हादी बताता है कि जब उसका टाइम आए तो उसे उसके गांव में दफन किया जाए, वही जगह जहां वो पैदा हुआ था। लेकिन सारस चाहती है कि उसके डैड को उसकी माँ के करीब ही दफन किया जाए। ये बात क्लियरली दिखाती है कि फैमिली के अंदर इमोशंस और डिसीजंस का क्लैश चल रहा है। अब कार वॉश स्टोर ओपन करने का वक्त हो चुका होता है, लेकिन आज हादी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। इसी वजह से बच्चे चाहते हैं कि वो घर पर ही रेस्ट करे, क्योंकि जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे। ये कहकर दोनों भाई बहन स्टोर संभालने के लिए निकल जाते हैं और हादी उन्हें जाते हुए देखकर बस इतना कहता है कि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। नेक्स्ट सीन में हम सारस और युदीस को कार वॉश शॉप पर देखते हैं। इसी दौरान सारस के फोन पर एक मैसेज आता है जो उसके फादर हादी का होता है। मैसेज में लिखा होता है कि आज वो स्पेशल खाना बना रहा है, वही खाना जिसका दोनों बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ये पढ़कर दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी घर जाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आज अभी तक एक भी कस्टमर अटेंड नहीं हुआ, इसलिए वो शॉप बंद नहीं कर सकते। तभी वहाँ एक लड़की आती है और बताती है कि उसके 3 और दोस्त भी आ रहे हैं कार वॉश के लिए। इसका मतलब होता है कि आज का क्वोटा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। अब रात हो चुकी होती है और सीन शिफ्ट होता है घर के अंदर, जहां हादी बिल्कुल अकेला होता है। वो एक रूम की लाइट्स ऑफ करता है, लेकिन अचानक दूसरे रूम की लाइट्स खुद ऑन हो जाती है। जब वो दूसरे रूम की लाइट्स ऑफ करता है तो पहले रूम की लाइट्स फिर से जलने लगती है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। इसी डार्कनेस के बीच हादी को 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती है।
धीरे धीरे वो आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हादी घबरा जाता है। तभी एक बुक जमीन पर गिरती है जो एक आदमी के नाम से होती है, राजीमन। और यहीं पर एक शॉकिंग बात सामने आती है। राजीमन कोई और नहीं बल्कि हादी का अपना फादर होता है। उस बुक पर राजीमन की फोटो भी लगी होती है और जैसे ही हादी उस फोटो को देखता है वो स्पिरिट फिगर अचानक से गायब हो जाती है। हादी को लगता है कि इस सब के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए उस फोटो की पिक्चर क्लिक करता है और तुरंत अपने बच्चों को सेंड कर देता है, जैसे वो उन्हें कोई हिंट देना चाहता हो। मीनवाइल हमें सारस दिखाई जाती है जिसे वो फोटो मिल जाती है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। उससे लगता है कि शायद कोई नॉर्मल सी बात होगी। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन घर वापस आते हैं और जैसे ही अंदर एंटर करते हैं उन्हें अपने फादर जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। ये देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। सारस फौरन अपने डैड के पास जाकर उनकी पल्स चेक करने लगती है। सारस उनकी पल्स चेक करती है, लेकिन पल्स बिल्कुल भी नहीं चल रही होती। फिर वो उनकी हार्ट बीट भी चेक करती है और उसी मोमेंट उससे समझ आ जाता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सीन इतना पेनफुल होता है कि दोनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगते हैं। सीन चेंज होता है जहां हादी का फ्यूनरल चल रहा होता है। वहां उस्ताद जुरे भी मौजूद होते हैं, लेकिन सारस और युधिस अभी तक इस हकीकत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके डैड अब कभी वापस नहीं आएंगे। फ्यूनरल के दौरान सारस अपने डैड के कफन की डोर थोड़ी सी ढीली कर देती है। इसके पीछे एक रिलीजियस बिलीफ और एक पुरानी मिथ होती है। बिलीफ के मुताबिक अगर कफन की डोर ढीली कर दी जाए तो ग्रेव के अंदर बॉडी को घबराहट नहीं होती, और अगर ये ना किया जाए तो मिथ के मुताबिक बॉडी एक पोकॉम गोस्ट बन सकती है, एक श्राउडेड गोस्ट या हंटू बंकर्स। खैर, फ्यूनरल के बाद दोनों भाई बहन रिग्रेट में डूब जाते हैं। वो बात करते हैं कि उनके डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने खाना बनाया। सारस कहती है कि काश वो उस वक्त घर पर होती या डॉक्टर को दिखा दिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। फिर युधिस अपनी बहन को समझाता है कि अब जो हो गया सो हो गया और रिग्रेट करने से कुछ चेंज नहीं होगा। उनके डैड अब जा चुके हैं। इसी बीच सारस एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। वो कहती है कि वो अपने डैड को अपनी मॉम की ग्रेव के पास ही दफन करेगी। हालांकि उनके डैड की लास्ट विश ये थी कि उन्हें उनके गांव लमोंगन में, जहां वो पैदा हुए थे, वही दफन किया जाए। लेकिन सारस का कहना होता है कि अगर डैड को गांव में बरी कर दिया गया तो वो फैमिली से दूर हो जाएंगे। जबकि वो लोग अपनी मॉम की ग्रेव हर मंथ विजिट करते थे, पूरी फैमिली साथ होती थी। सारस नहीं चाहती कि उसके डैड भी उनसे अलग हो जाए। सबसे वियर्ड बात ये थी कि ये सब बातें हादी ने पहले ही कह दी थी। वो कह चुका था कि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, जैसे उससे पहले से अंदाजा हो कि उसकी डेथ करीब है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा था, इस वक्त किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे रिलेटिव्स हादी के घर आ जाते हैं। इनमें सेटियो भी होता है, जो असल में सारस और युधिस का अंकल और हादी का भाई होता है। सेटियो जब अपने भाई की बॉडी देखता है तो काफी इमोशनल हो जाता है। वो सारस को गले लगा कर कहता है कि आज रात ही बॉडी को गांव ले जाकर बारी करना होगा, लेकिन सारस इस बात से बिल्कुल मना कर देती है। उसका कहना होता है कि वो अपने डैड को अपनी मॉम की ग्रेव के पास ही दफन करेगी। सेटियो उससे याद दिलाता है कि ये हादी की लास्ट विश थी, लेकिन सारस के लिए बात बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि आखिर वो उसके डैड थे और डिसीजन लेने का हक उसका था। इसी बीच युधिस भी वहाँ आ जाता है और अपनी बहन के डिसीजन को सपोर्ट करता है। अब सेटियो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इस बात का उसे दिल से बहुत दुख होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ प्रेयर चल रही होती है, और इसी प्रेयर के दौरान अचानक हादी की बॉडी अपने आप उठकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग शॉक और फियर में आ जाते हैं। कुछ लोग तो डर के मारे भाग भी जाते हैं। इसी मोमेंट कोई आवाज आती है जो कहती है, एक जिंदा रहेगा और दूसरा मारा जाएगा। ये सुनकर सब लोग फ्रीज हो जाते हैं
क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। रात को जब सारस सोने जाती है तो उससे एक खौफनाक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि उसके डैड की बॉडी अपने आप चल रही होती है और उनकी आंखें बिल्कुल उसी डीमन की तरह ग्लो कर रही होती है जैसा कि हादी ने पहले देखा था। ये देखकर सारस अपने डैड को आवाज देती है। वो मुड़कर उससे कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना सुनते ही सारस डर के मारे उठ जाती है। लेकिन जब सारस बॉडी के पास जाती है तो वो शॉक में आ जाती है क्योंकि वहाँ उसके डैड की बॉडी होती ही नहीं। ये देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो तुरंत ये बात अपने भाई युधिष्ठिर को बताती है। युधिष्ठिर भी सुनकर पैनिक कर जाता है क्योंकि ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही होती है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और हम सेट्यो के घर पहुंचते हैं जहां उसकी बेटी दिया को हादी की लाश मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बॉडी वहां कैसे पहुंच गई। कोई समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब हो कैसे रहा है। दिया फौरन सब लोगों को बुला लेती है और फिर युधिष्ठिर को भी इन्फॉर्म करती है। ये सुनते ही सारस और युधिष्ठिर बिल्कुल स्टन रह जाते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में सारस का दिमाग घूम रहा होता है। वो बार बार ये सोचती है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। उसे लगने लगता है कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपने डैड की लास्ट विश पूरी नहीं की। शायद अगर वो उनकी बात मान लेती तो ये सब ना होता। लेकिन साथ ही उनके दिमाग में एक और डाउट भी आता है कि कहीं सेट्यो ने ही हादी की बॉडी उठाकर यहाँ तो नहीं लाई। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उस्ताद जूरे भी मौजूद होते हैं। सारस सीधा अपने अंकल से पूछती है कि क्या उन्होंने खुद हादी की बॉडी यहाँ लाई है। सेट्यो बिल्कुल साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दिया भी यही कंफर्म करती है कि उसके डैड फ्यूनरल से सीधा घर आए थे, कहीं और नहीं गए। अब सारस और भी ज्यादा कंफ्यूजन में चली जाती है। उससे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक से सारस हैल्यूसिनेट करने लगती है। उससे अपने मॉम और डैड उसी डीमन के साथ नजर आते हैं और अगले ही मोमेंट वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सारस को होश आता है तो वो देखती है कि सब लोग उसके आसपास खड़े हैं। उसकी आंटी अम्बा आगे बढ़कर उससे कहती है कि अपना ख्याल रखो और दिया को वही छोड़ जाती है ताकि वो सारस का ध्यान रख सके। वहाँ युधिष्ठिर भी मौजूद होता है और दिया उन दोनों से थोड़ी देर बात करती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सा खौफ और टेंशन महसूस हो रही होती है। खैर, इसके बाद दोनों भाई बहन आपस में बैठकर बात करते हैं। युधिष्ठिर सारस से कहता है कि अब तुम सो जाओ और खुद अपना सामान सेट करने लगता है। तभी उसकी नजर अलमारी पर लगी एक पुरानी ड्राइंग पर पड़ती है। उस ड्राइंग में 2 नाम लिखे होते हैं, एक एग्रा और दूसरा शक्ति। युधिष्ठिर इस बारे में पूछता है तो सारस बताती है कि ये ड्राइंग उसने खुद बनाई थी और वो भी उस वक्त जब युधिष्ठिर अभी उसकी माँ के पेट में था। फिर सारस बताती है कि उस वक्त नाम को लेकर घर में काफी आर्ग्यूमेंट होता था। सारस चाहती थी कि बच्चे का नाम शक्ति रखा जाए जबकि उसके डैड उसका नाम एग्रा रखना चाहते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, डिलीवरी के वक्त ही उनकी माँ की डेथ हो गई और उनकी लास्ट विश ये थी कि बच्चे का नाम युधिष्ठिर रखा जाए। इसी वजह से आखिरकार उसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। फिर सारस एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करती है। वो बताती है कि उन्होंने गांव छोड़कर शहर शिफ्ट क्यों किया था। असल रीजन ये था कि जब युधिष्ठिर माँ के पेट में था तो गांव में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। इसीलिए उन्होंने सुराबिया शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। ये सुनकर युधिष्ठिर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उससे लगता है कि उसकी पैदाइश ही उसकी माँ की डेथ का रीजन बन गई। लेकिन सारस फौरन उससे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब सिर्फ किस्मत का खेल था। अब सीन चेंज होता है। बेरियल की तैयारी चल रही होती है। सारस किचन में होती है अपनी आंटी अम्ब के साथ और वहाँ दिया भी मौजूद होती है। लेकिन सारस नोटिस करती है कि दिया ज्यादा काम नहीं कर पा रही और वो काफी वीक और सिक लग रही होती है। सारस अपनी आंटी से पूछती है कि दिया ठीक तो है। टैब अम्बा बताती है कि दिया असल में बहुत सीरियस इलनेस से गुजर रही है।
जब सारस डिटेल पूछती है तो आम्बर बता देती है कि दिया को ब्लड कैंसर है और डॉक्टर्स के मुताबिक उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। ये सुनकर सारस का दिल भर आता है, उससे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने इमोशंस कंट्रोल करती है। थोड़ी देर बाद सारस आम्बर से एक और इम्पोर्टेंट सवाल करती है। वो पूछती है कि उसके डैड की बॉडी अचानक यहाँ कैसे आ गई। आम्बर थोड़ा रुक कर जवाब देने वाली होती है और यही से स्टोरी एक और ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस टर्न लेने वाली होती है। आम्बर बताती है कि जब सारस और युधिष्ठिर सुराबिया शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद हादी दोबारा इस गांव में आया था और जब वो यहाँ आया तो बहुत स्ट्रेंज और डेंजरस इवेंट स्टार्ट हो गए। फिर आम्बर पूरी कहानी एक्सप्लेन करती है। बहुत सालों पहले इस गांव में एक आदमी रहता था जो सुपरनैचुरल पावर्स रखता था। उस आदमी ने इस फैमिली को ब्लेसिंग्स दी थी, लेकिन ये ब्लेसिंग्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। इन ब्लेसिंग्स के साथ एक भयानक कर्स भी जुड़ा हुआ था। इस कर्स का रूल ये था कि जिस इंसान की डेथ होती है वो असल में पूरी तरह मरता नहीं, वो सिर्फ डाइंग स्टेट में चला जाता है, मतलब जिंदा भी नहीं होता और डेड भी नहीं। उसकी बॉडी मौत को रिजेक्ट कर देती है और इस वजह से उस इंसान को कंटिन्यूअस सफरिंग होती रहती है, उसे कभी सुकून नहीं मिलता। इसी वजह से हादी की बॉडी खुद गांव वापस आ गई थी, क्योंकि ये गांव ही इस कर्स का ओरिजिन था। इसके बाद सारस सब लोगों के पास जाती है जहां प्रेयर्स चल रही होती है। अचानक हादी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये सीन देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन उस्ताद ज़ुहरी सबको काम करते हैं और कहते हैं कि हादी की बॉडी को घुसल दिया जाए। युधिष्ठिर ये जिम्मेदारी खुद उठाता है और अपने डैड की बॉडी को नहलाना शुरू करता है। लेकिन इसी दौरान आसपास के लोग हादी के बारे में अजीब बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल यही सब कुछ राजीमन के साथ भी हुआ था, यानी हादी के डैड के साथ। उनके बेरियल के वक्त भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। ये सब सुनकर युधिष्ठिर का दिल बहुत दुखता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। तभी अचानक युधिष्ठिर के पीछे हादी खड़ा हो जाता है। युधिष्ठिर घबराकर मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीनवाइल दूसरी तरफ सारस बर्तन धोने के बाद सोने जा रही होती है। तभी अचानक कोई उसका नाम पुकारता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसी वक्त लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है और तभी सारस को वही डीमन दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अचानक लाइट बंद हो जाती है और डीमन गायब हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो डीमन सीधा सारस के बिल्कुल सामने आ जाता है। ये देखकर सारस बुरी तरह डर जाती है। इसी वक्त दूसरी तरफ युधिष्ठिर को एक फ्लावर मिलता है जो उसके डैड की बॉडी के नीचे रखा हुआ होता है। ये फ्लावर नॉर्मल नहीं होता, ये इस कर्स का एक और डार्क साइन होता है और यही से कहानी और भी ज्यादा हॉरिफाइंग और इंटेंस होने वाली होती है। जब वो फूल उठाने के लिए झुकता है तब अचानक उसको अपने डैड के पांव टेबल के नीचे नजर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। ये पांव उसके डैड के ही थे, लेकिन जब वो ऊपर टेबल पर देखता है तो डैड वहीं पर मौजूद है। ये सीन वो दोबारा देखता है, लेकिन अचानक कोई उसको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से बचकर निकल आता है और सीधा सारस से टकरा जाता है। दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सारस देखती है कि युधिष्ठिर के गले पर एक निशान बना हुआ है, मतलब जो उसको दबाने की कोशिश की गई थी वो सब बिल्कुल रियल था और ये निशान उसी की वजह से हुआ था। तभी उनके अंकल सेट्यू वहाँ आते हैं और कहते हैं कि ये सब उसी कर्स की वजह से हो रहा है और ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है। ये ब्लैक मैजिक इफेक्ट उनके ग्रेट ग्रैंडफादर से शुरू हुआ था और जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ता चला गया और इस कर्स को उनको खत्म करना पड़ेगा, मतलब फिक्स करना होगा, वरना ये आगे भी पास होता रहेगा। इसको खत्म करने के लिए उनको हादी की बॉडी को जुमत क्लीवॉन यानी फ्राइडे क्लीवॉन के दिन ही दफन करना होगा, लेकिन अभी टाइम था और सारस इतना वेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि वो ये काम नहीं करेगी। तब सेट्यू समझाता है कि उन्हें ये समझना होगा कि ये ब्लैक मैजिक उनको खत्म करने के लिए है, वरना ये आगे चलकर दोनों भाई बहन में से एक पर आ सकता है, जिसमें से एक जिंदा रहेगा और दूसरा मर जाएगा। और ये वही बात है
जो हादी की बॉडी ने भी कही थी जब वो पोजेस्ड होकर उठ खड़ा हुआ था। अब ये सारी बातें युधिष्ठिर को बकवास लग रही होती है। तब सेट्यू उसे बताता है कि इसी ब्लैक मैजिक की वजह से वो जिंदा है। असल में युधिष्ठिर पैदा होते ही मर जाता, लेकिन उसके डैड ने उसे बचा लिया था इसी ब्लैक मैजिक की मदद से, जिससे वो बच गया। लेकिन इसके बदले युधिष्ठिर की माँ पहले ही गुजर चुकी थी, मतलब युधिष्ठिर का होना एक सैक्रिफाइस था। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज उल्टी हो गई, और शायद ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसकी माँ ने चाहा, मतलब माँ ने सोचा कि बच्चा बचना चाहिए। इस बात को जानकर युधिष्ठिर और भी बुरा फील करता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब माँ उसकी वजह से गुजर गई। लेकिन सारा उसे फिर से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। युधिष्ठिर अब भी ओवरथिंकिंग कर रहा था। टैब उसकी बहन सारस फिर से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सारस प्रेयर करने जाती है अपने डैड और माँ के लिए। इस बीच वो दिया की आवाज सुनती है, जो युधिष्ठिर और सारस की टेंशन के वजह से चिंता में थी। तब उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, और वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ चीजें बहुत वियर्ड होती जा रही थी। सारस वापस जाकर सोने लगती है, लेकिन रात में अचानक से उसको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है, और वो देखती है कि कोई उसके रूम के अंदर है। और ये वही डीमन था जिसे देखकर वो बहुत डर गई थी। वो युधिष्ठिर को जगाने जाती है, लेकिन युधिष्ठिर की आंखें सफेद हो गई थी और वो हिलडुल नहीं रहा था। ये देखकर वो अपनी आंटी अम्बर के पास हेल्प के लिए जाती है, लेकिन वापस अपने रूम में पहुंचती है। इस बार युधिष्ठिर बिल्कुल ठीक था, और आप समझ गए होंगे कि ये क्रैकलिंग साउंड असल में वही डीमन कर रहा था, और स्टार्टिंग में हादी भी इसी डीमन से पोजेस था। खैर, अब वो सोने लगती है, तभी अपने डैड को फिर से देखती है, जो युधिष्ठिर के बेड पर था। ये देखकर वो दोबारा भागती है, लेकिन एक लूप के चलते वो अपने ही रूम में बार बार पहुंच जाती है। यहाँ युधिष्ठिर दोबारा ठीक था, और वो पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, और यहाँ सारस खुद को संभालती है। अगले दिन सारस अपने अंकल सेट्यू से कहती है कि वो आज ही अपने डैड का बेरियल करेंगे, लेकिन सेट्यू कहता है कि उनको क्लीवॉन फ्राइडे तक रुकना होगा। लेकिन सारस बिल्कुल नहीं मानती। तब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश में ही हादी को दफन करने के लिए वो लोग ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जनाजे से खून निकलता है, जिसे लोग डर जाते हैं। फिर भी वो अपने डैड को दफन करना चाहते हैं, लेकिन कब्र के अंदर इतना पानी आ चुका था कि बेरियल नहीं हो पा रही थी। ये देखकर सारस बहुत रो पड़ती है। रात में भी वो सोच रही थी कि उसके डैड को सुकून कैसे मिलेगा। खैर, इसके बाद सारस, युधिष्ठिर और उस्ताद ज़ुहीर प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन आज की प्रेयर में कोई भी नहीं आया था। रीजन ये था कि सब डर गए थे, क्योंकि सब सोच रहे थे कि हादी एक ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान था। खैर, उस्ताद ज़ुहीर वहाँ से निकल जाते हैं, और सेट्यू दोनों बच्चों के पास आता है, उनको संभालता है। इसके बाद सेट्यू सारस को कहता है कि उसके डैड को क्लीवॉन फ्राइडे को ही दफन करना होगा, लेकिन इससे पहले जो ब्लैक मैजिक है उसको खत्म करने के लिए एक और रिचुअल करना है। और वो रिचुअल के बारे में बता ही रहा था कि तभी अचानक से लाइट्स चली जाती है। मतलब वहाँ कुछ तो प्रॉब्लम थी, और अचानक से आवाज आने लगती है, एक मरेगा और एक जिंदा रहेगा। सारस ने अपने डैड से जो प्रॉमिस किया था वो उसने पूरा किया, और अब बारी उनकी थी कि प्रॉमिस मेंटेन करें। किसी एक को उस डीमन के साथ जाना ही होगा ताकि वो हेल में जल सके। तभी वो डीमन उनके पीछे आता है और कहता है कि वो यहाँ एक सोल कलेक्ट करने आया है। देखकर सब डर जाते हैं, और ये एक जिन है। अब ये जिन जो था वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही उनके पीछे पड़ा हुआ था। इस बीच ये जिन गायब हो जाता है, और यहाँ पर सेट्यू कहता है कि उनको जल्दी से रिचुअल कंप्लीट करना होगा। सेट्यू रिचुअल स्टार्ट करता है, जिसमें अम्बर सारस को कुछ पिलाती है। मीनवाइल हम देखते हैं गांव वेल जंगल में जा रहे थे, तभी वो हादी की बॉडी को मूव करते हुए देखते हैं, जिसे सब डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ अम्बर, सेट्यू और सारस आते हैं। उनके हाथ में पॉलीथीन है, जिसमें रिचुअल से जुड़ी चीजें हैं, जिन्हें उनको डंप करना था, इसलिए वो अलग अलग जाकर ये चीजें डंप करते हैं। मीनवाइल हम युधिष्ठिर को दिया के साथ देखते हैं, और युधिष्ठिर दिया से पूछता है कि क्या उसके डैड हादी के अलावा किसी और का बेरियल भी डिले हुआ था। दिया कहती है कि हाँ हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि राजीमन था, मतलब उनके अपने दादाजी। राजीमन का फोटो वहाँ वॉल पर लगा हुआ था। तब युधिष्ठिर को याद आता है
कि उसके डैड ने उनके दादाजी की एक किताब उनको भेजी थी जिसमें राजीमन का फोटो था। अब युधिष्ठिर दिया से इस किताब के बारे में पूछता है, तब वो कहती है कि स्टोरेज रूम के अंदर एक किताब रखी हुई है। युधिष्ठिर कहता है कि वो किताब देखना चाहता है। मीनवाइल हम सारस को देखते हैं जो जंगल के अंदर थी और जंगल में उसको अपने डैड की बॉडी चलती हुई नजर आती है। सारस पीछे मुड़ती है और देखती है कि वहाँ कई सारी लाशें पड़ी हुई थी और उसके डैड भी उनमें से एक थे। मीनवाइल युधिष्ठिर स्टोरेज रूम के अंदर था जहाँ पर वो किताब ले लेता है। वो उन किताबों को भी लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसको वहाँ अपने डैड नजर आते हैं जिनकी आंखें चमक रही थी। अब वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो जाता है। दूसरी तरफ सारस जंगल के अंदर बहुत ज्यादा डर गई थी और डर के मारे पीछे हटने लगती है, लेकिन इसी बीच वो नीचे गिर पड़ती है और उसके डैड उसके ऊपर आते हैं। लेकिन वो असली में उसके डैड नहीं थे, बल्कि वही जिन था। वो कहता है, तुम कहाँ थी जब मैं मर रहा था? कहाँ थी तुम? इसके बाद ये डीमन यानी जिन अपने बारे में बताता है कि वो आग से पैदा हुआ है, यानी जिन है, और ये लोग धरती से हैं। उसने उनकी सारी विशेस पूरी की है क्योंकि उनके एंसेस्टर्स जिन के स्लेव्स थे। और इतना कहते ही सारस की आंखों से खून आने लगता है और तभी अचानक सारस को होश आता है, लेकिन वहाँ अब कोई भी मौजूद नहीं था। सारस बहुत डर गई थी। मीनवाइल युधिष्ठिर को कई सारे हाथ पकड़ते हैं और तब युधिष्ठिर मदद के लिए चिल्लाता है। दिया वहाँ वक्त पर आती है, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाती, लेकिन युधिष्ठिर इस सिचुएशन में बच जाता है। सारस दौड़ती हुई अपने अंकल और आंट के पास आती है और उसके अंकल सेट्यू देखते हैं कि सारस की एक आंख काली हो गई है, जो मतलब है कि उस जिन ने सारस को अपने एयर के रूप में चूज कर लिया था। ये सब देखकर सारस बहुत घबरा गई थी। तभी युधिष्ठिर उसे एक रूम में ले जाता है जहां वो उसको किताब दिखाता है और कहता है कि ये सब एक ही दिन मारे गए थे, यानी सोनो 14 को। सोनो से मतलब गांव का वो बुजुर्ग है जिसकी मौत सुपरनैचुरल इवेंट्स को जन्म देती है, जबकि 14 का मतलब मौत के बाद के 14 दिन है जब स्पिरिट्स एक्टिव होती हैं। और सोनो की भी चेन रू इंतकामी जज्बे अक्सर पोंटियानाक या इससे मिलती जुलती हस्ती से जुड़ी होती है। ये बात थोड़ी अजीब थी। युधिष्ठिर ये सब बता ही रहा होता है, लेकिन उससे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि सारस अब जिन के जरिए पोजेस्ड हो चुकी है और उस जिन ने उससे चूज कर लिया है। यहाँ सारस कहती है कि उसके डैड को क्लीवन फ्राइडे पर हाई दफन किया जाएगा। इस बात पर युधिष्ठिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तब सारस खादी होती है और युधिष्ठिर से कहती है कि ये सब उसी की गलती की वजह से हुआ है, लेकिन अब सारस की आवाज चेंज हो चुकी होती है और अब सारस नहीं बल्कि वो जिन बात कर रहा होता है। वो जिन कहता है कि सब कुछ युधिष्ठिर की वजह से हुआ, उसी की वजह से उसकी माँ मारी, और अगर युधिष्ठिर पैदा ही ना होता तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं, यानी उसकी माँ जिंदा होती, हादी, उसकी माँ और सारस तीनों खुशी खुशी साथ रहते। असल में सैक्रिफाइस के तौर पर युधिष्ठिर को पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। और अब आप समझ गए होंगे कि हादी के सारे बिजनेस क्यों फेल हो गए थे, क्योंकि ये जिन उनको खुशियाँ देता था, उनको बहुत कुछ देता था, लेकिन जब सैक्रिफाइस नहीं दिया गया तो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब युधिष्ठिर की नजर सारस की आंख पर पड़ती है और तभी सारस अचानक उसका गला दबा देती है। युधिष्ठिर फिर से मदद के लिए चिल्लाता है। तब दिया वहाँ आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सारस गला छोड़ ही नहीं रही होती और अचानक ही सारस बेहोश हो जाती है। इसी बीच उनके अंकल सेट्यू वहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले वो दिया को संभालते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। फिर युधिष्ठिर मदद लेन के लिए घर से बाहर निकल जाता है और पीछे सेट्यू और अम्बा मिलकर सारस को एक चेयर से बांध देते हैं। उसके मुंह पर कपड़ा भी बांध दिया जाता है और सारस कह रही होती है कि वो लोग ऐसा ना करें। सारस चीख कर पूछती है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। तब सेट्यू कहता है कि ये उनकी मजबूरी है। और दोस्तों, यहीं पर इस मूवी का सबसे खौफनाक ट्विस्ट रिवील होता है। यहाँ पता चलता है कि सेट्यू असल में वही रिचुअल करने जा रहा है जो कई साल पहले हादी ने युधिष्ठिर को बचाने के लिए किया था। उस रिचुअल की वजह से युधिष्ठिर बच गया था, लेकिन उसकी माँ की जान चली गई थी।
और अब बिल्कुल वही चीज सेट्यू अपनी बेटी दिया को बचाने के लिए करने वाला था, क्योंकि दिया ब्लड कैंसर से लड़ रही थी। मतलब इस बार सैक्रिफाइस सारस को बनाना था और उस जिन को दिया जाना था। ये सब सुनते ही सारस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो दिया को आवाज लगाती है, लेकिन दिया को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे क्या चल रहा है। वो अपने कजिन से सच में बहुत प्यार करती थी। जब सारस की आवाज उस तक पहुंचती है तो वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माँ बाप दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रिचुअल के वक्त दिया वहाँ आए, वरना रिचुअल फेल हो सकता था। इधर युधिष्ठिर की मुलाकात उस्ताद ज़ुहीर से होती है और वो उनसे मदद मांगता है। उस्ताद ज़ुहीर फौरन उसके साथ चल पड़ते हैं सारस को बचाने के लिए। रास्ते में युधिष्ठिर उन्हें वो फ्लावर दिखाता है जो उससे उसके डैड की बॉडी के पास मिला था। उस फ्लावर को देखते ही उस्ताद बताते हैं कि ये कांतिल फ्लावर है जो स्पिरिट्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी कांतिल फ्लावर की वजह से हादी की बॉडी बार बार खादी हो रही थी। यही पर सब क्लियर हो जाता है कि ये फ्लावर सेट्यू ने ही फ्यूनरल के वक्त हादी के पास रखा था। मतलब ये पूरा सेटअप, पूरा प्लान शुरू से लेकर अब तक सेट्यू का ही था। सेट्यू सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि जो ब्लैक मैजिक सारस के अंदर है, उसी की वजह से उनके पूरे खानदान को सालों से बहुत फायदा मिलता आ रहा है। बिजनेस में ग्रोथ होती है, पैसा और पावर मिलती है, और यही ब्लैक मैजिक उससे चाहिए। लेकिन ये तभी उसके पास आएगा जब सारस की मौत हो जाएगी। जैसे ही सारस मरेगी, उसके बाद ये पूरा ब्लैक मैजिक सेट्यू के पास ट्रांसफर हो जाएगा, और इसी पावर के जरिए वो अपनी बेटी दिया को बचा सकता है, साथ ही बिजनेस में भी और ज्यादा तरक्की कर सकता है। यहाँ पर रिवील होता है कि ये ब्लैक मैजिक सदियों से उनके फैमिली के मेंबर्स के अंदर पास होता आ रहा है, लेकिन इसके बदले उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब ब्लेसिंग्स के बदले एक इंसान का सैक्रिफाइस देना ही पड़ता है। अब बात क्लियर होती है कि ये जिन या ये ब्लैक मैजिक असल में हादी को लेने आया था, और इसीलिए उसने कहा था कि अभी थोड़ा वक्त बाकी है। स्टार्टिंग में जो चमकती हुई आंखें दिखाई गई थी, वो किसी और की नहीं बल्कि उसी जिन की थी, और इसी वजह से हादी की डेथ हुई थी। इधर ज़ुहीर और युधिष्ठिर आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि युधिष्ठिर का खानदान काला जादू करता है। लेकिन उसी वक्त ज़ुहीर सब लोगों को समझाता है और उन्हें हकीकत बताने की कोशिश करता है। ज़ुहीर गांव वालों से कहता है कि वो सब जाकर मस्जिद के अंदर हादी के लिए प्रेयर्स करें, और ज़ुहीर की बात सब मान लेते हैं। सब लोग नमाज और दुआ के लिए मस्जिद चले जाते हैं। उसके बाद ज़ुहीर और युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं, और रास्ते में उन्हें दिया मिल जाती है, जो खिड़की से भाग कर आई होती है, और वो सिर्फ युधिष्ठिर को ही ढूंढ रही होती है। दिया युधिष्ठिर को बताती है कि सारस बहुत बड़ी मुश्किल में है, और उसके माँ बाप पता नहीं क्यों बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। ये सब सुनते ही वो लोग जल्दी से दिया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मीनवाइल सेट्यू एक चाकू उठाता है और हादी के हाथ पर कट लगाता है। उसके बाद सेट्यू अपने खुद के हाथ पर भी कट लगाता है, और फिर अपना खून और अपने भाई हादी का खून मिक्स कर देता है, ताकि वो उसकी फैमिली का ब्लैक मैजिक अपने अंदर ले सके। अब सेट्यू अपने फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ता है, और वो सारस को मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त जिन उससे ऐसा करने से रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। मतलब ये जिन कहीं ना कहीं एक ही फैमिली के लिए लॉयल है। जिस फैमिली को वो चूज करता है, वही उससे ब्लेसिंग्स देता है, और सैक्रिफाइस भी वही से लेता है। और असल में ये जिन हादी का ही सैक्रिफाइस लेना चाह रहा था, लेकिन बीच में सेट्यू आ गया था, इसीलिए जिन इस पूरी प्रोसेस को रोक रहा था। उसके बाद ये जिन सेट्यू को कम्प्लीटली पोजेस कर लेता है, और उसके थ्रू उसकी बीवी यानी अम्बा पर अटैक करवाता है, और उसका गाला दबाने लगता है। इधर सारस भी पूरी तरह से जिन के कंट्रोल में आ चुकी होती है। वो उसका वेसल बांध चुकी थी। एक इशारे से ही वो जिन सेट्यू को नीचे गिरा देता है, और उसी वक्त सारस के मुंह से खून आने लगता है। इसी बीच वहाँ उस्ताद ज़ुहीर, दिया और युधिष्ठिर भी आ जाते हैं। वो सारस को पोजेस्ड कंडीशन में देखते हैं। सारस की इस हालत को देखकर युधिष्ठिर काफी डर जाता है। अब ये जिन सिर्फ एक इशारे से ही सेट्यू को जलाकर खत्म कर देता है, क्योंकि उसने बीच में इंटरफियर किया था। सेट्यू को मारने के बाद वो अम्बर को भी मार देता है। ये सब देखकर ज़ुहीर फौरन प्रेयर स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान युधिष्ठिर और दिया सारस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन युधिष्ठिर का गला दबाने लगता है।
थोड़ी देर तक प्रेयर्स चलती रहती है और फिर आखिरकार सारस के अंदर से वो जिन निकल जाता है, लेकिन ये जिन सीधा हादी की बॉडी के अंदर चला जाता है और हादी की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। जिन कहता है कि उसने अपना वादा पूरा किया था, लेकिन इन लोगों ने अपना वादा नहीं निभाया, क्योंकि इस ब्लैक मैजिक को आगे वाली जनरेशन में पास ऑन होना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ज़ुहीर ने अस डीमन को सारस के जिस्म से निकाल दिया था। अब यहाँ पर ज़ुहीर दोबारा प्रेयर स्टार्ट करते हैं और हादी की बॉडी से भी उस जिन को निकाल देते हैं, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यानी उस जिन को जहन्नम की आग में भेज दिया जाता है। अब दिया अपने माँ बाप की लाशों को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बुरी तरह रोने लगती है। असल में अब तीनों ही बिल्कुल अकेले रह गए होते हैं। खैर सीन चेंज होता है, जहाँ युधिष्ठिर अपने डैड का बेरियल करता है और वहाँ सारे गांव वाले भी मौजूद होते हैं। उनके साथ ही सेट्यू और अम्बा का भी बेरियल होता है। दोनों अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल गलत था। ये सब देखकर दिया और भी ज्यादा रोती है। तब सारस उससे गले लगाती है और कहती है कि वो और युधिष्ठिर उसके साथ है और अब वही उसकी फैमिली है। तो दोस्तों, ये थी सेलेबास्ता नाम की फिल्म की पूरी कहानी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।